नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हमने फिर से पकड़ा है हमारे बहुत बेहतरीन अंक शास्त्री ज्योतिषीय मित्र विश्वविख्यात कुमार गणेश जी को, जो कि जयपुर वासी हैं। पूर्व में भी हमने इनके साथ 2-3 बात चर्चा की है। और आज जैसा कि हम माहौल देख रहे हैं, समसामयिक विषयों के अलावा हम बात करेंगे जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम सबको पता है क्या है। हमने इसलिए इनको पकड़ा कि अब आगे की नीति क्या बता रही है अंक ज्योतिष के आधार पर, क्योंकि आप सब जानते ही हैं इनकी एक एक बात जो कि 100% या कहूंगा 101% लागू हुई। आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसके विषय में हमने भी अपनी जो है लाइव सेशन में बताने का प्रयास किया था कि हमारी जो गणना कह रही थी और जो कुमार जी की गणना कह रही थी, परफेक्टली बता रही थी जीतेगी बीजेपी, लेकिन इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीतेगी ये थोड़ा सा एक संशय का भ्रम था। और कुछ लोग जो कि कतिपय हमारे ज्योतिष विद्वान थे, वो कह रहे थे कि अखिलेश की सरकार आएगी, डंके की चोट पर होगा, वगैरह वगैरह। खैर, ये सब मुद्दे तो हम बात करेंगे ही। और आज आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम ना सिर्फ कुमार जी से आज इन सब विषयों पे बात करेंगे, बल्कि इसके अलावा भी कुछ बातों पे हम बात करेंगे, जिनमें होगा योगी जी का भविष्य, ऑफकोर्स भारतवर्ष और मोदी जी का भविष्य, आप पार्टी जिसने धमाका कर दिया है पंजाब में, इस पे भी चर्चा होगी। साथ साथ पंजाब का आगे भविष्य क्या दिखता है, इस पे भी हम समसामयिक चर्चा लेंगे। साथ ही साथ ये जो यूक्रेन का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है रशिया के साथ, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य पाठकों ने हमसे डिमांड की कि आप बिडेन, पुतिन या योगी और मोदी जी के भविष्य के बारे में बताएं, 2024 के बारे में भी बताएं। इट्स टू अर्ली दोस्तों, लेकिन फिर भी हम अंक ज्योतिष के माध्यम से ना सिर्फ अंक ज्योतिष के महारथी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ में एक राजनीतिक समालोचक को भी लेकर चलेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषण बहुत बारीकी से करते हैं, और जो इनका तरीका है आपने पोस्ट में देखा ही है। तो स्वागत रहेगा सर आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए किशोर भाई कि 90 के दशक के मध्य में मेहुल कुमार की एक फिल्म आई थी, नाना पाटेकर मुख्य भूमिका में थे, और वो फिल्म थी क्रांतिवीर जी, है ना। उस फिल्म से नाना पाटेकर जो है राष्ट्रीय फलक पर छा गए थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, फिल्म फेयर मिला, स्टार वाला भी मिला, और भी खूब सारे अवार्ड मिले, सम्मान पुरस्कार मिले। उस फिल्म में परेश रावल इनके पिता होते हैं, सगे पिता नहीं, पालक पिता होते हैं। तो वो जब भी उनको यूं करते हैं तो वो डायलॉग बोलते हैं, अरे यहाँ छोटा मगज, यहाँ नहीं मारने का, यहाँ मारने से आदमी मर जाता है। बिल्कुल। ये संवाद इसलिए लेना जरूरी हो गया कि अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो आप और इस कार्यक्रम के सभी दर्शक मित्र याद करें, ये अपने मोबाइल पे फोटो निकाले हुए योगी जी का, बड़ा रोचक विश्लेषण है। योगी जी का फोटो निकालेंगे ना तो योगी जी के पीछे से, पीछे छोटा है, पीछे जो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे से पीछे जाते छोटी हो जाती है उनकी खोपड़ी, और ऐसे लंबी है, पीछे से आगे लंबी है, तो पीछे से गोल मटोल होकर के छोटी हो जाती है और आगे आते आते बड़ी होती है, ऐसे हो जाती है। और यहाँ जो उनका चेहरा है, ललाट से यहां से लेके ठुड्डी तक वो ऐसा हो जाता है। तो असल में इस शेप में क्या होता है, व्यक्ति का जीवन पीछे से शुरू होता है। हमारे यहाँ जो सिद्ध रहे हैं, सामुद्रिक शास्त्र के विद्वान रहे हैं या अंग लक्षण के, वो इसे लेते थे। बिल्कुल। ये वही है जैसे पासपोर्ट साइज फोटो में चेहरा ही लगता है ना। कभी किसी फोटो में ये कहा है कि पांव का फोटो लगाकर साइन की, है ना। तो पीछे से शुरू होता है जीवन। देखिए क्या है, जिस व्यक्ति के खोपड़ी पीछे ऐसे होती है या बिल्कुल ऐसे होती है परात की तरह, सामने से गोल, जैसे मोदी जी की खोपड़ी है ना, वो एक मतीरा होता है तरबूज उसकी तरह, लेकिन पीछे से वो थोड़ा चपटा है। तो इन दो तरह के लोग जो होते हैं ना, कोई भी हो, हम यह उदाहरण योगी जी मोदी जी का ले रहे हैं, लेकिन कोई भी हो, आप इस बात का परीक्षण कीजिए, उनके जीवन में पैदाइश के समय फाका कशी होती है, परिवार में भुखमरी होती है, भुखमरी, संघर्ष, या तो पिता का सुख नहीं मिलेगा या माता का नहीं मिलेगा, कोई दोनों में से एक कम उम्र में जब वो बच्चे हों और भी छोटे चला जाएगा, या फिर उनसे घर छूट जाएगा, या फिर वो रामनाथ जी कोविंद की तरह से रिश्तेदारों में पलते हैं, भाई भाभी पालते हैं, माता पिता का सुख बाधित। यहाँ एक और नाम ले लिया, उनका फोटो भी देखा जा सकता है। संघर्ष में जीवन होता है। अब देखिए क्या होता है कि वो जो ऐसे खोपड़ी पीछे से आती है ना, तो कान तक, उस खोपड़ी के दो हिस्से कर लीजिए, कान तक का जो है ना हिस्सा वो मध्य जीवन होता है।
तो ऐसे लोगों के खास बात देखिए कि कान के ठीक पीछे ये जो हड्डी होती है, ये हड्डी इनकी ऐसे उभरती नहीं है, लेकिन चौड़ी होकर मजबूत हो जाती है। मतलब ये पूर्व पीठिका है मध्य जीवन की। तात्पर्य क्या है, ऐसे लोग मध्य जीवन से थोड़ा सा पहले पूर्व पीठिका में, भाई एवरेज अगर हम 80 साल की उम्र माने तो मध्य भाग हो गया 35 से 45, मतलब 40 के 5 इधर और 5 उधर, और उसको भी 9 वर्ष पहले, 35 से भी 9 वर्ष पहले, यानी 26वां साल, यानी 26वें साल के आसपास। अब व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर एक आध साल ऊपर नीचे होता है, लेकिन लगभग 26वें साल के आसपास, कभी कभी ये 22वें से 26वां होता है अगर वो व्यक्ति पितृदोष वाला हो जाता है तो। जैसे कि उसके आगे के बाल, अब योगी तो योगी हैं तो बाल रखते ही नहीं है, और मोदी जी के सब देख रहे हैं पितृदोष, है ना, रामनाथ जी के। तो कभी कभी वो 22वें से 26वें साल के भीतर उन लोगों का जीवन जो है ना स्थापित होता है, शुरू होता है, ठीक है। और 9 वर्षों तक, अगले 9 मतलब 35वें साल तक उनका जीवन जो है स्थापित होने की प्रक्रिया में रहता है। 1949 के मोदी जी हैं, 1984 में जाकर के उनकी यात्रा शुरू होती है, ढंग से स्थापित होना शुरू होते हैं, और उसके बाद अगले 9 साल में, यानी 35 से 44वें साल में वो अपने जवाल पर आ जाते हैं। अब आप देखिए कि 2000 में मोदी जी 51वें साल में मुख्यमंत्री बने, लेकिन उससे पहले संगठन में बहुत बड़ा नाम बन गए। योगी जी को ले लीजिए आप, योगी जी पहले बार सांसद कब बने देख लीजिए, और सांसद बनते ही वो पावरफुल नहीं हो गए थे, गोरखपुर में संघर्ष जारी था। और उसके बाद यानी कि 44 से अगले 9 वर्षों में फिर उनके जलवे दुनिया देखती है, समाज देखता है। तो रामनाथ जी की यहाँ भी आप देख लीजिए, उनका 1946 का जन्म है, तो 44 का मतलब 90। अब 90 के बाद वो राज्यसभा में पहुंचते हैं और 2 बार रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा, एससी मोर्चा के। अब आप मोदी जी का 44वां साल देखिए कहाँ आता है, 2003 में आता है। तो 2002 का चुनाव उन्होंने जितवाया, 44 कब हो गए, 53, हाँ बिल्कुल नहीं 93 में, तो यहाँ से वो होते हैं, और 44 से 53, हाँ, तो यहाँ वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते इसी अवधि में, और आगे की कथा है वो दुनिया जानती है। फिर अगले 9 साल 53 से 62, फिर 62 से 71। अब मोदी जी को वही जो है 71वां वर्ष बीत चुका है, अब 71 से 80वां साल चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो कान के यहाँ बगल वाली है ना, ये मध्य है, ये पूर्व पीठिका मध्य, मध्य के बाद फिर जवाल होता है, और ये चरम होता है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात कि दो लोगों ने जिनकी विशेष रूप से आपने जिक्र किया, चर्चा की है, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हेयर स्टाइल बदल लिया, अपनी दिशा इधर से इधर ले ली, बिल्कुल दिशा घुमा ली, बालों की जो मांग निकालने की है, मतलब उन्होंने अपनी कार्यशैली ही बदल ली। अब योगी जी क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनके बालों की कोई दिशा नहीं है, इसीलिए उनका स्टाइल यही रहेगा। जो लोग कहते हैं अब दूसरा कार्यकाल है, उन्हें और संयम और उदार नहीं हो सकते। और एक और कारण है, देखिए क्या है, गजब की बात क्या है, आप जब तक योगी जी शांत हैं तब तक उनका पूरा चेहरा एक वरिष्ठ बुजुर्ग जैसा भारीपन, गांभीर्य, मतलब गंभीरता, और वो बिल्कुल गुरु गहनता वो दिखाई देती है, लेकिन मुस्कुराते हैं तो बच्चे जैसा दिखते हैं। इसी को ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको मोदी जी के यहाँ नहीं मिलेगी। मोदी जी के यहाँ पर जब तक अच्छा एक और है, योगी जी के यहाँ पर आप देखिए आंखों में क्या है, योगी जी के अभी भी चंद्रमा है। योगी जी की आंखों में आज भी वो मोदी जी वाली स्थिरता नहीं है, और हो भी नहीं सकती। तो ये चंद्रमा क्या करता है, ये करता है कि निकट के लोग जो होते हैं ना, उनके प्रति वो बहुत संवेदनशील होते हैं। मतलब निकट के, जिनको वो मानते हैं कि मेरे निकट के, चाहे वो उनके गोरखपुर आश्रम की गायें हो भले, चाहे वहां बंदर हो, और चाहे वहां के बाहर के जो दुकानदार है, आपको पता होना चाहिए वो गोरखपुर मंदिर के बाहर के 90% दुकानदार मुस्लिम है। जी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, जाति का कोई, वो नाथ संप्रदाय का सर्वोच्च मठ है, वो उसके महंत है। और मोदी जी के यहाँ क्या है, उनकी आंखों में ठहराव है, और वही ठहराव रामनाथ जी कोविंद राष्ट्रपति जी के है। मोदी जी के वो ठहराव है ना, वो सामने वाले आदमी को पूरी धीरज के साथ सुनते हैं। जो मिलके आए हैं उनसे बात कीजिएगा, मोदी जी के सामने अगर कोई 1 घंटा भी बोलेगा तो मुश्किल से बीच में कभी कभार वो बोलेंगे, पूरा सुनेंगे, एक वाक्य बोल के बैठ गए। लेकिन योगी जी के सामने अगर कोई 10 मिनट भी बोलेगा ना, तो आंखों का चंद्रमा क्या करेगा, वो बीच बीच में टिप्पणी कराएगा, और उनके वेरिएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है।
लेकिन मोदी जी के यहाँ वो उतार चढ़ाव नहीं है, सहज सीधी रेखा में चलता है। अब ये तो विश्लेषण की बात है। नाक की नोक की बात करें तो योगी जी के नाक की नोक में ध्यान दीजिएगा, नथुनों में विस्तार कम है, गहराई ज्यादा है। आप पूरा नाक देखेंगे तो जो यहां से शुरू होता है वही बाकायदा क्लासिकल शेप में यहां तक आता है। तो इसका मतलब ये है कि योगी जी का जो विस्तार है ना, ख्याति भले चाहे उनके पूरे देश में हो कि भाई हिंदू धर्माधिकारी, हिंदू हित रक्षक और भी सफल मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन मोदी जी के यहाँ एक खास बात देखिए, मोदी जी का पूरा चेहरा ऐसा था चौकोर चेहरे को किनारे से काट दें, और नथुने उनके चौड़े हर, मोटी चमड़ी के हर, नाक की नोक उसी अनुपात में। योगी जी के यहाँ अनुपात बिगड़ा हुआ है। तो मोदी जी जो है ना, वो जीवन में उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया है बहुत संतुलित भाव से लिया है। कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया कि सुबह सोचा और घंटे भर में, दोपहर में फैसला कर लिया 2 घंटे में, ऐसा कभी नहीं होता उनके यहाँ। उनका हर कदम ठोक बजाकर, अगर वो मीडिया में भी एक इंटरव्यू देते हैं तो उसकी भी 100 बार पहले से सेटिंग होती है। बिल्कुल, शब्द को बुरे अर्थ में मत लीजिएगा, सेटिंग का मतलब है पूरा एक नियोजन होता है, एक मैनेजमेंट होता है। कभी भी अचानक कुछ नहीं करते, अचानक उनसे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता, पूरा मैनेज होता है। इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था, पता नहीं उन्होंने किस मंतव्य से कहा, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही कि मोदी जी एक बहुत बड़े इवेंट मैनेजर है। मैनेजमेंट उनके जीवन का बहुत तगड़ा है, ये तो सारी दुनिया मानती है। हाँ, धीरज के साथ। लेकिन योगी जी के यहाँ क्या है, वो चंद्रमा और फिर क्या उनका अंडाकार चेहरा। अंडाकार चेहरे में क्या होता है, अंडाकार चेहरा किसी का भी हो, आम आदमी से लेकर के सेलिब्रिटी तक आप देख लीजिए, उसके बोलने में, उसके व्यक्तित्व में, उसके एक्सप्रेशन में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी है, वेरिएशन बहुत होता है। यही वेरिएशन उनमें भावनात्मक वेरिएशन देता है। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव में बहुत आते हैं। अब इससे नाराज, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, और दूसरे योगी हैं। अब योगी कनफटे जोगी तो वैसे भी वो मस्त होते हैं अपनी फकीरी में। अब ये तो विश्लेषण, लेकिन भविष्य की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, बहुत विशेष बात बता रहा हूं कि आप किशोर भाई और हमारे दर्शक क्या कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का एक सामने से फोटो ले फ्रंट साइड का, और किसी भी पेंटर से या जो कंप्यूटर पर पेंटिंग करता उससे कहिए कि ये पगड़ी हटा दे, पगड़ी हटा के फोटो हमें दिखा। आपको गजब का अचंभा होगा कि मोदी जी और उनका फोटो ऐसे मैच करता है, ये बड़ी ऐसे मैच करता है। इसलिए एक दूसरे उन्होंने, मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को रिप्लेस कर दिया। मैं बहुत बड़े सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, बहुत बड़े सवाल का, जो आपने नहीं किया है, तब भी हिंदुस्तान पूरा आज उस सवाल को खड़ा कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, योगी जी और मोदी जी के चेहरे में रिप्लेसमेंट वाला ही मैचिंग नहीं है, नहीं है, राइट। इसका मतलब यह है कि योगी जी मोदी जी के तत्काल बाद तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। ये तो खैर हम भी कुंडली वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब मोदी जी गए, योगी जी आए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या कोई और आए और उसके बाद योगी जी आए, मैं उस पर भी सहमत नहीं हूं। वजह क्या है, देखिए, ऐसा होते होते 2029 का चुनाव आ जाएगा। 24 का तो मैं सवाल का जवाब दे दूं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रहा है। चलिए बात में थोड़ा संशोधन कर लेते हैं कि 2-4 सीटें ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 24 में। ये भावनात्मक बात नहीं है। देखिए आपकी तो मैं ये पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग अभी मैं शब्दों से बात कर रहे हैं, अभी मैं ऐसा नहीं है कि हम लोग भाजपा के कुछ नहीं, अभी हम शुद्ध अंग ज्योतिषी और अंक ज्योतिषी बात कर रहे हैं। तो 24 का मैटर तो छोड़ दीजिए, 29 की बात है। तो देखिए क्या है, अब बात आती है कि इन दोनों, लेकिन इन दोनों में जैसे अब यहाँ पॉलिटिकल बात भी साथ साथ में करूं, जैसे मीडिया में बहुत है कि दोनों के बीच में चुनाव से पहले ये खिंचाव है, वो खिंचातानी, फलाना टिकाना। देखिए खिंचाव खिंचातानी बड़े नेताओं में नहीं होता, ये बड़े समझदार होते हैं और हाँ जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए वो सब तो एक छिछोरी बात है, बाहर प्रचलन में आ जाती है ना, आगे बढ़ाने का तरीका। हाँ वो ठीक है, वो उनका अपना धंधा टीआरपी का, जिसका भी हो, तो ज्योतिषी तो उसका भी धंधा है, वो भी बोल देता है यूट्यूब पर मोदी जी में, योगी जी में। लेकिन ये बड़े गंभीर नेता है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं इनमें, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक जो बात आती है ना, देखिए दोनों जो है 29 तारीख के जन्म है। योगी जी जो है उनका चलित का अंक 8 है, मोदी जी का मासांक 8 है, और 2 और 9, अब ये 2 चंद्रमा, 9 मंगल और 8 शनि,
अब इन दोनों ने क्या किया, दोनों में गजब समानताएं कर दी। 2 और 9 में दाम्पत्य भंग होता है, हो गया ना। दाम्पत्य का सुख कहाँ है, मोदी जी को कहाँ है दाम्पत्य का सुख, शादी हो रखी है तो क्या है, वो सही तो टेक्निकली शादी है और कुछ नहीं है। और योगी जी का तो अपने आप में स्पष्ट है। फिर जो इनका चलित का अंक 8 आ रहा है, योगी जी का, मोदी जी का मासांक अगस्त में जन्मे है ना 8, वो अगर इस 2 के साथ कर दें तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर गड़बड़ क्या हो गई कि दाम्पत्य भंग योग हो गया, तो वो भी इन लोगों का हो रखा है। और कोरोना के वक्त में मैंने एक वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तान इसलिए कोरोना से बच गया पहली लहर में ज्यादा विकास है, क्योंकि इसके शीर्ष पर आपके कार्यक्रम का था कि ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसका दाम्पत्य भ्रष्ट है, भंग है, मृत है। ये मोदी जी के निजी जीवन के लिए तो बुरी बात है, पर देश के लिए बहुत अच्छी बात रही कि उनकी कुर्बानी देश के काम आ गई, उनके जीवन की, निजी जीवन की कुर्बानी। अब देखिए क्या है, ये दोनों बातें कहती है कि जैसे परिवार तो योगी जी को भी मिला था ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, योगी जी ने परिवार छोड़ के और संन्यास लिया है, और मोदी जी ने संन्यास जैसा ही परिवार छोड़ा है। बहुत बढ़िया, दोनों बातों को ध्यान से देखिएगा, संन्यास जैसा ही परिवार छोड़ा है, दोनों बहुत समानता है। इसीलिए दोनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। अपना अंतिम कार्यकाल न तो मोदी जी पूरा करेंगे और न अपना अंतिम कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में न योगी जी पूरा करेंगे। अब कब, तो किशोर भाई देखिए कि 2026 का वर्ष संभवतः मोदी जी के पद त्याग का वर्ष सिद्ध हो सकता है। अब देखिए संभवतः और हो सकता है, ये भाषाई ज्योतिषियों को काम लेनी चाहिए। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई और बात हो तो हो जाएगा, क्योंकि गागेगी परफेक्ट टेंस की बात हम करते हैं ना, तो एक कहीं न कहीं ऋत चक्र को, सृष्टि नियंता को चुनौती देना हो जाता है। ऐसी मूर्खता ज्योतिषियों को नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं ज्योतिषी में। तो दूसरी बात क्या होगी, वही जो राम रचि रखा, हम कोई ब्रह्मा थोड़ी है, हम तो लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे वाचक है, वक्ता है, निर्माता नहीं है। ये अंतर समझना पड़ेगा ज्योतिषियों को। वक्ता है भाई, बोलने वाले हैं। जैसे कि स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है ना अकबरुद्दीन, वो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, बनाते नहीं है। और बनाने का मतलब क्या है, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। उनके मुंह से कौन बोल रही है, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। अगर उन्होंने जरा सा भी गलत बोल दिया सरकार के विचार के उल्टा, तो उनको दंड मिलेगा, पद छीन लिया जाएगा। तो जो ज्योतिषी ऋत चक्र के विरुद्ध जाकर बोलेगा ना, उसको फिर ज्योतिषी का ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं योगी जी की बात करें तो योगी जी के, हाँ मैं मानता हूं, मैं बहुत पहले मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि योगी जी जो हैं उनका भी पूरा नहीं होगा आखिरी कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के रूप में। तो देखिए 26 महीने के भीतर योगी जी का मुख्यमंत्री पद छूट सकता है, और अधिकतम 35 महीने शपथ ग्रहण से। ये इन दोनों का है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये अंक ज्योतिषीय गणना है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे कुमार जी हैं उनका कहना है कि 26 से लेकर 35 महीने के बीच योगी जी को कार्यकाल से हटाया जा सकता है, या वो खुद हट सकते हैं वगैरह वगैरह, क्या वो छूट सकता है कुल मिलाकर। हाँ, कुल मिलाकर अंक ज्योतिष की है। और यहाँ मैं बता दूं कि अंक ज्योतिष की जो हमारे कुमार जी की गणना है उसका तो कोई शानी है नहीं। अच्छा, एक लेटेस्ट बात आपने अभी कुछ दिन पहले डाली है राजस्थान को लेकर, क्योंकि आप राजस्थान से हैं तो मैं जानना का बड़ा इच्छुक रहता हूँ। तो आपने लिखा है वसुंधरा राजे जी दोबारा आ रही है। कैलकुलेशन तो आपकी हमारी बात हो चुकी है, कुंडली वगैरह से हम डिस्कस कर चुके, लेकिन आपको लगा कि आपने कुछ ये जल्दी बता दिया कि अगले साल ऐसा हो जाएगा। अगर ये जल्दी है तो किशोर भाई मैंने तो ये बात कह रखी है नवंबर 2018 के चुनाव के समय, तो उस समय तो फिर क्या थी आप ही सोचिए। नहीं, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था बेसिकली कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन मुझको जब मैंने परसों फेसबुक पे आपका वो देखा, ने मुझे भी लिंक भेजा आपको, तो मुझे ये लगा कि मतलब अचानक से एक जबरदस्त वो हो गया कि क्या आप ये वेट कर रहे थे कि यूपी योगी या भाजपा निकाले फिर मैं ये खबर दे दूं? नहीं, मैं ये बात जो है ना, मैं 2 बातें आपको कह दूं। पहली बात यह है कि जब 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत सरकार बनी, शपथ ले रही थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में एक ही दिन शपथ ली थी तीनों मुख्यमंत्रियों ने, और तीनों ने ये लिख दिया था शपथ ग्रहण में कि हमारी सरकारें अगली बार आनी नहीं है 23 में। तो एक तो उस दिन कह दिया था। दूसरा, वसुंधरा जी के लिए तो मैं
10 जून 2010 को एक आलेख में लिख चुका हूं कि तब भी उनका डैमेज टाइम चल रहा था, बहुत बुरा समय चल रहा था कि फिर बनेंगी सुपर पावर। तो मैं तो आज से 12 साल पहले कह चुका हूं कि ये 13 में मुख्यमंत्री बनेंगी, फिर उसके बाद। तो ये तो ऐसा नहीं है कि इसका इंतजार कर रहा था। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो, जैसे मैंने ये सब साक्षात्कार जो है वो दिए थे 7 और 8 मार्च अभी भीलवाड़ा में दिए थे मीडिया को। तो कुछ लोगों ने तो 7 मार्च को ही वो प्रसारित कर दिया, ठीक है ना, और कुछ लोगों ने क्या किया, वो 8 मार्च को प्रसारित करके मुझे लिंक भेजा। और एक जो था, जो लिंक आपको बाद में मिला, उन्होंने चूंकि 11 मार्च को अपने यहाँ प्रसारित किया, तो जो चुनाव से संबंधित भविष्यवाणी थी वो तो काट के उड़ा दी, फिर इतनी बची उनके पास में, तो उन्होंने वो भेजी, तो मैंने वो लिंक भेज दिया। अन्यथा ये बात तो मैं यूपी चुनाव से पहले 7 मार्च को भी कह चुका हूं, 8 मार्च को भी कह चुका हूं, और 2018 में भी कह चुका हूं। जी, चलिए, ये तो बात हो गई। अब योगी जी का हमने देख लिया, अब मोदी जी का देख लिया। अब एक विशेष मैं आपसे भी थोड़ा चर्चा करूंगा जी। आप पार्टी है। हाँ। अब इसमें मैं दर्शकों को एक नई जानकारी भी दे दूं लगे हाथों कि केजरीवाल जी की पत्रिका में तो शनि नीच का है। हाँ। और मंगल भी नीच का है, जहां तक मुझे याद है। इस व्यक्ति की क्वालिटी है, जब दुनिया इससे दूर जाती है तो पूरी तेजी से दूर जाती है, यानी इसको बहुत बुरी गत बना देते हैं, और जब इसके साथ चलती है तो पूरी की पूरी इसके फेवर में आ जाती है, जो कि आप इंटरेस्टिंग अब देखेंगे। दिल्ली चुनाव में ऐसा हुआ, उसके बाद पंजाब चुनाव में आप देखो कि जब सीटें बरस रही हैं, मतलब आप समझ रहे, बाकी सब खत्म, बस हम ही हम। ये जो एक ये व्यक्ति दर्शा देता है अरविंद केजरीवाल। और आप पार्टी की भी बात करेंगे तो इसका क्या लगता है। इसके अलावा मैं पंजाब में के बारे में भी अंक के माध्यम से जानना चाहूंगा, एक राजनीतिक विश्लेषण होने के नाते, कि आपको पंजाब का भविष्य क्या दिख रहा है, आपका भविष्य क्या दिख रहा है, और केजरीवाल जी का क्या दिख रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो मैं समझ पाता हूं कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा सर्वाइव करेगी। हालांकि बातें चल रही हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे पास है। मेरा कैलकुलेशन गलत हो, लेकिन मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये तीनों में क्या। पहले तो हम पंजाब को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पंजाब में तो आपने देखा बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही ढेर हो गए। और आपकी हाँ मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूंगा कि आपका आकलन था कि ये जो कैप्टन साहब हैं इनका ये आखिरी चुनाव होगा, और वो आपने परफेक्टली दिखा दिया। दर्शकों में बता दूं, हमारे इसी मंच पे आदरणीय कुमार जी ने ये बताया था कि ये जो चुनाव होगा बहुत सारे दिग्गजों का राजनीतिक कार्यकाल अंत कर देगा, जिसमें से एक बात ये चली थी कि अमरिंदर सिंह जी का खत्म होगा। मैंने मजाक में कहा था मुझे तो नवजोत सिंह का भी लग रहा है, और वो भी बात हो गई। तो अब चन्नी जी का भी हो गया। खैर वो एक विषय से भटकने वाली बात होगी। हम बात करते हैं फिलहाल आप पार्टी की, पंजाब की राजनीति की, और पंजाब के भविष्य की, और केजरीवाल की। तो ये तीनों मिलकर एक ही जगह एपिसोड आएगी, क्या लग रहा है इसके बारे में। देखिए क्या है किशोर भाई कि जब भी कोई राजनीतिक दल बनाए ना, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं केजरीवाल और वामपंथियों को पसंद नहीं करता राजनीतिक रूप से, क्योंकि मैं संघी हूं, एक राजनीतिक विचारक के व्यक्ति के नाते। लेकिन कोई भी हो, चाहे वामपंथी भी गठित करें, कोई भी करे, कोई धर्म को ना माने, तब भी इन लोगों को एक काम समझदारी से करना चाहिए कि यार जब भी दल बना रहे हो, हमेशा के लिए 2 दिन की दुकान तो है नहीं, तो मुहूर्त वूर्त ढंगा लेके अच्छे मुहूर्त में बनाया करो। अन्यथा क्या है, क्षणिक सफलता है। अब आपने कुमार गौरव जैसे भी देखे हैं जिन्होंने लव स्टोरी से क्या ब्लॉकबस्टर हिट पाया, आज है कहां। और पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत से ऐसे उदाहरण है धूमकेतु की तरह। तो अब क्या है, 26 नवंबर 2012 को पार्टी गठित हुई, आम आदमी पार्टी। अब उसमें मूलांक 8 में बैठा, 2 और 6, मतलब 2 और 6 से 8 बना। ये यहाँ 2, ये 6 और ये 8 है। तो यहाँ जो चंद्रमा यानी दल के अंदर शुक्र तो भ्रष्ट हो गया, तो ये तो आर्थिक भ्रष्टाचार से पैसे के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा दल है। जो अंदर के लोग हैं वही बाहर आके बता रहे हैं, और बता देंगे कि इस दल में पैसे ही सर्वत्र, मायावती को फेल कर दे इन लोगों ने पैसे। मैं तो दिल्ली में ही हूँ, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो दिल्ली में ही हूँ। तो आप बेहतर समझते हैं ना क्या होता है ये 2। हाँ, ये जो चंद्रमा है ना 26 में 2, ये शुक्र है। जो चंद्रमा दल का भी होता है, परिवार दल परिवार ही होता है, और ये इसके शीर्ष पे 8 आ गया। तो 8 और 2 दल भ्रष्ट हो गया, किस वजह से, शुक्र से। तो दल ही आर्थिक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, एक बात। दूसरी बात है, अब इस दल में अगर आर्थिक रूप से भ्रष्ट है, शराबी है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, अगर ऐसे लोग हों, बात एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है जो पंजाब का है,
नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य विश्लेषण। हमें उसमें जाना भी नहीं। हाँ, हम व्यक्तिगत कोई लांछन नहीं लगा रहे, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। तो ये सब चीजें यहाँ आम बात है। दूसरी खास बात क्या है कि अब ये नवंबर का समय जब चल रहा था ना, 26 नवंबर, तो चलित का अंक 3 था, तो निर्णय तो हमेशा उठा पटक का ही लेगी ये पार्टी, और ऐसे निर्णय लेगी कि लोग कचंबा करेंगे। अब उसके बाद में वर्षांक 5 है तो डावाडोल अस्थिर था। अब ये 5 और 2 7 और 8 15 6, तो इस पार्टी का जो है ना मूलांक 8 और भाग्यांक 6, ये लीजिए शुक्र फिर भ्रष्ट हो गया। अब क्या है, अब यह है कि अगर वर्षांक पद्धति से देखें तो फिर इस हिसाब से ये पार्टी जो है ना 2012 और 5 17, फिर 1 18, 2 20 और 4 24 और 8 32, मतलब 2032 इस पार्टी का मुझे अंतिम वर्ष दिखता है, अगर वर्षांक पद्धति लें तो। और अगर वैसे चले जाए तो इस पार्टी के मूलांक भाग्यांक विधि से बात करें तो मूलांक 7 और भाग्यांक 6, इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्टी 6 और 7 का कॉम्बिनेशन कब आएगा, वो आएगा एक तो 15वें और 16वें साल में, तो 15 और 16 साल, और उसके बाद ये आएगा 15 और 9 24 और 25वें साल में। तो ये पार्टी जो है ना, इस पार्टी को आप मानकर चलिए कि अगर सिर्फ मूलांक विधि से भी लें तो 17वां साल, 17वें से 22वां साल इस पार्टी के लिए बहुत बुरा है। मतलब 2029 से 2034 तक का जो समय है, और एक विधि से मैंने आपको बताया कि 2032 आ रहा है, तो लगभग 2029 से 32-33 तक का समय इस पार्टी के खात्मे का वर्ष है। इस पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा, ठीक है। फिर या तो ये पार्टी पूरी खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, देखिए। हाँ, और क्या होता है किशोर भाई, भविष्यवाणी वही होती है कि जब चिलचिलाती धूप में कहा जाए कि घंटे भर बाद तूफानी बरसात होगी, बादल देखकर तो कोई भी कर देता हो या नहीं हो, हर कोई भी देता है। तो जब वो जवाल पर है ना, तब आप, कोई शादी होती है तब आप उस शादी के भविष्य पे भविष्यवाणी करें, ये नहीं कि तलाक ही करें, तब करें तो हिम्मत की बात, कुछ भी करें, सही बात, बिल्कुल, मुहूर्त का बहुत। तो ये जो है ना 2029 कैलेंडर वर्ष के हिसाब से, मैं फिर से दर्शकों को बता दूं, 2029 से 2032 और एकदम 34 के बीच में पार्टी वजूद खत्म हो जाएगा। अब ठीक है, कल को कोई एक आदमी बच जाए, वो झोले में आम आदमी पार्टी ऐसे करके एक ही आदमी बना रहे, सब मैं चला रहा हूं, हम उसको अस्तित्व विहीन नहीं मानते हैं। जैसे जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी अभी भाजपा में शामिल होने तक चला रहे थे, पर जनता पार्टी सबको पता हो तो तभी खत्म हो गई थी, 80 के उसमें खत्म हो गई। तो अब रहा सवाल पंजाब का, देखिए क्या है, अभी केजरीवाल के लिए ये जो वर्ष है ना, ये अभी 15 अगस्त तक उपलब्धियों का वर्ष है, तो गुजरात में भी अच्छी सीटें जीत सकते हैं अगर 16 अगस्त तक चुनाव हो गए तो, क्योंकि हो सकते हैं। नहीं, अभी आपको इंटरप्ट करूंगा, अब इन्होंने हिमाचल को पकड़ा है कि हिमाचल जाएंगे, तो उसको देखिए, अगर मैं वही कह दूं, अगर 15 अगस्त तक चुनाव होते हैं कहीं भी, तो केजरीवाल के दृष्टिकोण से इस पार्टी को अच्छा समर्थन मिल सकता है। लेकिन अगर हिमाचल और गुजरात में निर्धारित समय पर दिसंबर में ही चुनाव होने हैं, तो आम आदमी पार्टी सफलता तो पाएगी, और इतनी तो पा लेगी कि वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो पश्चिम और दक्षिण की पार्टी है, ये बहुत गौर कीजिएगा आप, मध्य भारत से आप पश्चिम और दक्षिण में जाइए तो आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और इधर अगर जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उत्तर कहलाता है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ये सब पंजाब पश्चिम का किनारा है, किनारे पर बैठा है। फिर राजस्थान, गुजरात है, तो यहाँ ये अगर ये, इसीलिए इसे गोवा में जो सफलता है ना, वो और भी अच्छी मिल सकती थी, ये इसका है, लेकिन उपस्थिति दर्ज करवाने का है, सरकार बनाने जैसा या 2-2 अंकों में सीटें ले आए ऐसा समय इसका नहीं है। और पंजाब का जहां तक भविष्य, तो देखिए ये सरकार कितनी चलेगी, तो इस पर निर्भर करता है कि ये कब शपथ, मेरे हिसाब से 16 तारीख को ये लोग शपथ लेने जा रहे हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि केजरीवाल का सबसे बढ़िया अंक है 7, वो आदमी जिसके पेट में घुसा है ना, उसका पेट काट के लाभ ले लिया, फिर चाहे वो मरे जिए कुछ भी हो। 7 मूलांक और भाग्यांक 4 है। ये राहु केतु, हम कोई 2 बुरे लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या कहते हैं, ये राहु केतु इकट्ठे, इनके तो केतु राहु मूलांक भाग्यांक में बैठे हैं भाई, राहु भाग्य का मालिक है। तो ऐसा आदमी तो अपना गॉडफादर जो पितृपुरुष होता है ना, उसको जब तक लंगड़ी नहीं मारे मजा ही नहीं आता, मजा ही नहीं आता ऐसे आदमी को। इसीलिए क्या है कि ये जो है ना, मेरे हिसाब से, और क्या है, ऊपर से केजरीवाल को 70वां ये चल रहा है, 70वां क्या चल रहा है इनको,
पंजाब को 56वां साल चल रहा है, 2 का अंक, यार पंजाब का जो स्थापना का भाग्यांक 7 है। मुझे लगता है कि ये लोग 16 तारीख को शपथ ले सकते हैं, और 16 तारीख को या 20 तारीख को या 17 को तो नहीं लेंगे। अगर 16 या 20 तारीख को शपथ लेते हैं तो मानकर चलिए कि इस सरकार का कार्यकाल पूरा होना साधारण रूप से, सहज रूप से कठिन दिख रहा है। इसमें कई कानूनी बाधाएं आ सकती है। मैं बड़ी विस्फोटक बात कहने जा रहा हूं, सनसनी फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कानूनी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाए 2.5 साल बाद, लगभग 2.5 साल, मतलब मे भी फर्दर आगे। हाँ, 2.5 साल से 4.5 साल के भीतर भीतर उधर जो है मध्य भाग से थोड़ा थोड़ा सा उस तरफ की तरफ, तो ऐसा भी हो सकता है।